आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसके पहले के सभी चैप्टर को प्लेलिस्ट में आपको अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग क्लास देख लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए वन चैप्टर वन वीडियो में ला रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी को एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग पूरे के पूरे चैप्टर को सिर्फ एक तरफ से रिवीजन के थ्रू देखिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आप लोग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक बार समझते हुए, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको 1 से 2 बार पूरी क्लास को देखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं वंशागति। देखिए, ये जो नोट्स है आपको बायो में, क्या इंटर के बायो में आप 90 प्लस आराम से नंबर ला सकते हैं। बस एक एक बार अभी आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर कराया जा रहा है। उसके बाद पूरे चैप्टर के जितने भी अनसॉल्व पेपर के थ्रू जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को एक एक कर लाया जाएगा, जिससे आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे चित्र का हो, चाहे आपका थ्योरेटिकल हो, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसकी 100% गारंटी है। आप इसको एक एक कर आप लोग क्लास को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आपको पहले ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिसके कारण आप क्लास को देखकर अपना जो पढ़ाई का जो तैयारी है आप लोग अपना बनाए रखेंगे। तो हम लोग चलते हैं वंशागति विविधता के सिद्धांत। देखिए, वंशागति क्या होती है। देखिए, पहला शब्द क्या है इसमें, वंशागति। क्या वंशागति। अब देखिए, वंशागति को हम लोग सब इसके पहले जानते हैं कि क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। कहा जाता है कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, देखिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, या तो कहा जा सकता है कि जनक से, कौन, जनक से संतति में, कि यहाँ पे संतति में, जनक से संतति में स्थानांतरण का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि एक लक्षण क्या हो जाता है, जब माता जनक मीन्स क्या था, माता पिता से उनकी संतानों में जो लक्षण क्या कहते हैं, एक जगह कहा से जनक से संतति में जाते हैं या माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं, तो इन्हीं को वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें, अब हम लोग चलते हैं कि आपके यहाँ पे देखिए, लक्षणों का जनक कहा जा रहा है कि लक्षणों का जनक माता पिता से संतति में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है, या इसी को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब कहा जाता है कि इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। कहा जाता है कि इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। अब कहा जाता है कि विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, कहा जाता है कि विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी। तो आप लोग पूरे के पूरे फैक्ट को समझते रहिए, क्योंकि ये सब फैक्ट ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाएगा आनुवंशिकी क्या होती है, जेनेटिक्स विभिन्न लक्षण की वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। अब कहा जाता है कि जीवधारियों के, अब देखिए क्या है कि
अब अलग अलग कहा जाता है कि विभिन्न लक्षण, तो विभिन्न लक्षण को किससे दर्शाया जाता है? यहाँ पे विविधता के शब्दों से दर्शाया जाता है। तो विविधता कहती है कि जनक एवं संतति में पाए जाने वाले असमानताओं को विविधता कहा जाता है। क्या था कि जनक एवं संतति में पाए जाने वाले असमानताओं को कहा जाता है कि माता पिता से उनकी जो संतानों में जो अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ये लक्षण को ही कहा जाता है विविधता कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी क्या होती है? यह आनुवंशिकी या इसी को जननिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननिकी। जननिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। जैसे कि आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। कहा जाता है कि क्या आनुवंशिकी के जनक या आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग, देखिए जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल जी को, लेकिन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? डब्ल्यू बेटसन जी ने किए थे। कौन किया था? डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में 95 में क्या 905 में किए थे। अब कहा जाता है कि जो आनुवंशिकी के, देखिए क्या है कि आनुवंशिकी के आधारित सिद्धांत की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है कि इसलिए या इस कारण से इन्हें आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ए ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि आनुवंशिकी की कुछ शब्दावलियां हैं। तो वंशागति चैप्टर पढ़ने से पहले इन शब्दावलियों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब तक शब्दावलियां नहीं समझ में आएगी तब तक इसके पूरे चैप्टर को हम लोग नहीं समझ सकते। तो इसमें हम लोग चलते हैं पहले आनुवंशिकी शब्द में क्या है? जीन। देखिए जीन क्या है? ओ जीन नहीं है जो हम लोगों को पहले बचपन में डराया जाता है। ओ जीन नहीं, ये क्या है आपका? ये कहा जाता है ये आनुवंशिक लक्षण है। कहा जाता है कि देखिए जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। कहा जाता है कि जो जीन होता है, जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने वाला एक आनुवंशिक लक्षण होता है। अब कहा जाता है कि जो मेंडल ने इन्हीं जीन को क्या नाम दिए थे? कारक नाम दिए थे। कहा जाता है मेंडल ने अपने प्रयोग में कारक या फैक्टर का, तो क्या कारक या फैक्टर शब्द दिए थे। अब कहा जाता है कि उसको किसको? जीन शब्द का प्रयोग या जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? जॉनसन ने किए थे। कहा जाता है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किए थे। कहा जाता है कि जीन यह आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई होती है। यह इसका प्रयोग सबसे पहले का जीन का प्रयोग, शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था, लेकिन कहा जाता है कि इसके पहले इसी जीन को मेंडल ने कारक या फैक्टर के शब्द से जानते थे। कहा जाता है कि जो जीन होता है यह गुणसूत्र की वह अवस्था, वह स्थिर व रचना होती है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती रहती है तथा यह आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई होती है। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि मुख्य मुख्य पॉइंट है कि यह आनुवंशिक लक्षण होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। मेंडल ने इसका प्रयोग कारक के रूप में किए थे और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? जॉनसन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया, 1909 में किया था। 1905 में क्या किया गया था? अभी आपको बताया गया था कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग
कौन दिया था? बेटसन जी ने दिए थे। लेकिन कहा जाता है कि 1909 में जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द या जीन की खोज किए थे। अब आगे चलते हैं हम लोग। एलील क्या है? एलील या इसी को कहा जाता है युग्म विकल्पी। क्या कहा जाता है? एलील या युग्म विकल्पी। क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि युग्म विकल्पी के बाद क्या एलील है। तो इसका प्रयोग देखिए क्या है, एलील या युग्म विकल्पी क्या होते हैं। यह शब्द क्या कहा जाता है कि यह शब्द सबसे पहले वेटसन ने 1906 में दिए थे। अब कहा जाता है कि जो एलील शब्द होता है यह एलीलोमार्फ या युग्म विकल्पी का छोटा रूप होता है। कहा जाता है कि जो एलील होता है यह एलीलोमार्फ या युग्म विकल्पी का छोटा रूप होता है, या कहा जा सकता है कि छोटी इकाई होती है। यह देखिए क्या है, यह एक ही जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है। कहा जाता है एक ही जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है। अब युग्म विकल्प कहा जाता है कि इसी को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है, या युग्म विकल्पी की छोटी इकाई को एलील कहा जाता है। और युग्म विकल्पी का या इसी को एलीलोमार्फ कहा जाता है। एलीलोमार्फ की छोटी इकाई एलील होती है। अब कहा जाता है कि इसके बारे में और हम लोग देखते हैं कि यह समान जीन के एकांतरणीय रूप को प्रदर्शित करता है। ये कहा जाता है कि एकांतरणीय रूप को, सिर्फ एक ही रूप को प्रदर्शित करता है। जैसे कहा जाता है कि लंबा और बौना समान जीन के विभिन्न रूप होते हैं। क्या होते हैं? लंबा तथा बौना समान जीन के एकांतरण रूप को प्रदर्शित करने का कार्य कौन करता है? युग्म विकल्पी या एलील करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? या लक्षण प्रारूप। क्या होता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप या इसी को कहा जाता है लक्षण प्रारूप। क्या होते हैं? लक्षण प्रारूप। अब देखिए लक्षण प्रारूप क्या होते हैं। तो कहा जाता है किसी जीव की आनुवंशिक संगठन होता है। जैसे कहा जाता है कि इसके बारे में हम लोग देखते हैं, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है या उसी को जीन प्रारूप कहा जाता है। देखिए जीन प्रारूप क्या, लक्षण प्रारूप कहा जाता है। सिंपल से ये देखिए कि यह किसी भी बाह्य लक्षण क्या जाता है, वह जीवों के बाह्य लक्षण को दर्शाने का कार्य लक्षण प्रारूप का होता है या इसी को फिनोटाइप कहा जाता है। जो जीव में बाहर से ही दिखाई देती हैं कहा जाता है यह जीव की बाह्य लक्षण होता है, जो बाहर से दिखाई देने लगता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, आंखों का रंग, पौधे की लंबाई तथा उसके बौनापन, या हम कह सकते हैं कि रूप, रंग, लिंग, व्यवहार को प्रदर्शित करने का कार्य किसका होता है? फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप का होता है। अब हम लोग चलते हैं जीनोटाइप की ओर। किसकी ओर? जीनोटाइप या इसी को कहा जाता है जीन प्रारूप। क्या होता है? जीनोटाइप या जीन प्रारूप। अब देखिए जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप या जीन प्रारूप होता है तो कहा जाता है कि जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीन के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। अब देखिए कहा जाता है कि जीनोटाइप में हम चलते हैं या जीन प्रारूप में देखा जाता है तो जीव की आनुवंशिक संगठन होता है। जैसे इसको दर्शाने के लिए आनुवंशिक दर्शन कहा जाता है कि देखिए दोनों लक्षण जब कैपिटल होते हैं तो ये अधिक से अधिक प्रभावी होते हैं। देखिए यह अगर जब दोनों देखिए ये एक साथ है तो ये जो लक्षण प्रदर्शित करते हैं बौने का, या कहा जा सकता है कि प्रभावी अप्रभावी, अब इसके लक्षणों को कहा जाता है, ये जीन के युग्म होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी के विशेष जोड़े के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लक्षणों को देखने के बाद पता चलता है वो क्या होते हैं, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाते हैं। अब देखिए कैपिटल टी के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे जीन बिंदु। क्या है? जीन बिंदु क्या होते हैं।
अब जीन बिंदु को समझने के लिए कहा जाता है कि गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे जीन बिंदु कहा जाता है कि गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसी को जीन बिंदु कहा जाता है। अगला क्या है, समयुग्म, क्या समयुग्मजी या होमोजाइगस क्या हो जाता है, समयुग्मजी या होमोजाइगस होता है। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए प्रत्येक शब्दावलियां आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सभी को आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें से सभी को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए समयुग्मजी, इसमें देखिए शब्द से ही पता चला कि युग्मक जो होते हैं वो दोनों के दोनों समान होंगे। जब ऐसे युग्मक जो समान रूप से प्रदर्शित होते हैं उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि लंबापन, देखिए जब दोनों युग्मक कौन कौन से, जब लंबापन होता है तो दोनों के दोनों लक्षण कैपिटल लेटर में है। अब बौनापन है तो दोनों के दोनों स्मॉल लेटर में है, तो इसको समयुग्मजी कहा जाता है। अब देखा जाता है कि ये जो लक्षण होते हैं, देखिए यह आनुवंशिक शुद्धता को दर्शाते हैं। क्या जाता है कि ये दोनों देखिए शुद्ध रूप से लंबा है, यह शुद्ध रूप से कैसा होता है, बौना को दर्शाता है। तो कहा जाता है कि ये प्रभावी समयुग्मजी होते हैं, यह अप्रभावी समयुग्मजी होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों युग्मक समान होते हैं। अब देखा जाता है नेक्स्ट क्या है, विषम युग्मजी। देखिए युग्मक क्या हो जाते हैं, जब इसमें विषम प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। अब कहा जाता है कि यदि एक ही लक्षण के दो जीन्स असमान या अलग अलग होते हैं उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। जैसे शंकर लंबा पौधा, अब इसमें क्या होता है, एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर को दर्शा रहा है, तो ये कहा जाता है कि जब यह लक्षण क्या जाते हैं, दोनों जीन असमान हो जाते हैं जिसे विषम युग्मजी कहते हैं। इसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, दोनों के दोनों क्या, एक प्रभावी को दर्शा जा रहा है, एक अप्रभाविता को दर्शा रहा है, तो ऐसे लक्षणों को कहा जाता है विषम युग्मजी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जीन, क्या लक्षण है, लक्षण या कैरेक्टर की बात करते हैं तो किसी जीव की आकारिकी संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहा जाता है। कहा जाता है कि जीन क्या है, देखिए जिस जीव के आकारिकी संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहा जाता है। देखिए सिंपल सा है कि जहाँ पर लक्षण की बात किया जाएगा वहाँ आकारिकी संबंध के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल होगा पौधे की लंबाई, क्या है, पौधे की लंबाई को दर्शाने का कार्य क्या होता है, लक्षण का होता है या कैरेक्टर का होता है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं विशेषक, क्या विशेषक या ट्रेट होता है। देखिए क्या हो जाता है, विशेषक की बात हम लोग करते हैं तो किसी लक्षण के दो भिन्न भिन्न उप लक्षणों को विशेषक कहते हैं। जैसे पौधे की लंबाई ये लक्षण हो गया है, अब उसकी विशेषता हो गई कि बौनापन है या लंबापन है, उसकी क्या कहलाएगी, विशेषक कहलाती है। इस प्रकार से हम उसके क्या लक्षण को भी पहचान कर सकते हैं तथा उसकी विशेषताओं का पहचान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, युग्मक, क्या है युग्मक। देखिए युग्मक क्या होते हैं, युग्मक या गैमेट्स होते हैं। यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है जो संलयन करके नया जीव का निर्माण करती है। कहा जाता है कि इस युग्मक के दो प्रकार, नर युग्मक व मादा युग्मक होते हैं। कहा जा रहा है कि यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है जो संलयन करके, संलयन मतलब क्या, जब नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो संलयन होते हैं, तो जब संलयन करके एक नए जीव का निर्माण करती है तो इस प्रकार के युग्मक में एक नर युग्मक होता है तथा एक मादा युग्मक होती है। नेक्स्ट है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। दो क्या है, जो दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहा जाता है। संकरण से प्राप्त होने वाली संतान को संकर कहते हैं। कहा जाता है कि दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच क्या किया जाता है,
कृत्रिम विधि के द्वारा उसमें उसके मध्य में संकर कराया जाता है या इन दोनों को संलयित किया जाता है। इस संलयन की क्रिया ही क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। अब कहा जाता है कि संकरण से प्राप्त होने वाले संतान को संकर बीज या संकर कहा जाता है। तो अब देखा जाता है कि इसके आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करते, एक संकर संकरण कहा जाता है कि ऐसे संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली की जाए। क्या कहा जाएगा? ऐसे संकरण जिनमें केवल एक लक्षण प्रदर्शित करती हैं उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। कहा जाता है कि जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाली जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या देखिए, जैसे एक संकर संकरण की बात किया जाता है तो क्या है? लंबापन या बौनापन, ये एक संकर संकरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है? द्विसंकर संकरण, तो ऐसे संकरण जिसमें एक साथ दो लक्षण लिए जाए उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? परिरक्षण संकरण। क्या है परिरक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये सभी के सभी शब्द आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक कर कर इसको विस्तार से समझिए। कहा जा रहा है कि परिरक्षण संकरण क्या होता है या टेस्ट क्रॉस क्या होता है? कहा जाता है कि इसे विशिष्ट, इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं उसके बाद समझा रहे हैं आपको। जब एक पीढ़ी कौन से फर्स्ट वन जनरेशन या कहा जाता है इसे फैक्टर शब्द दिए थे, फैक्टर वन कौन? मेंडल ने वहां पर कारक शब्द का यूज न कर कर हर जगह पे किसका इस्तेमाल किए थे? जैसे जीन शब्द का यूज न कर कारक शब्द दिए थे, कारक को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर को जहां पर ये फोन की बात किया जाएगा तो उसके पहले मतलब पहले कारक को दर्शाता है। तो हम लोग चलते इसके आगे, देखिए क्या है। प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परिरक्षण संकरण कहते हैं। सिंपल सा इसको समझते हैं हम लोग। तो इसके बारे में समझा रहा है कि जब क्या है कि जब इसे किसी जीव का उसके अप्रभावी लक्षण से संकरण परीक्षण कराया जाता है तो उस परीक्षण को परिरक्षण संकरण कहा जाता है या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल की तरफ समझते हैं कि मटर के लाल एवं श्वेत पुष्प वाले पादपों के बीच इसके लक्षण को कराया जाता है तो किस प्रकार से दर्शाया जाता है इसको हम लोग विस्तार समझते हैं। देखिए क्या है, सिंपल सा हम लोग लेते हैं पहले लाल पुष्प व श्वेत पुष्प। क्या लाल पुष्प व श्वेत पुष्प की और हम लोग देखते हैं एक एक करके समझते हैं। देखिए क्या लाल पुष्प हो गया, उसके बाद किसकी बात करते हैं? सफेद पुष्प की ओर। अब लाल पुष्प के बाद सफेद, देखिए लाल पुष्प हो गया, सफेद पुष्प हो गया। अब लाल पुष्प दोनों के दोनों दर्शा रहे हैं तो एक प्रभावी को दर्शा रहे हैं तो इसलिए दोनों को दोनों कैपिटल हो जाएगा। ये जो सफेद होता है ये क्या अप्रभावी होते तो इसलिए दोनों के दोनों स्मॉल आर हो गए। अब यहाँ पे लक्षण हो गए, ठीक है। अब कहा जाता है कि इन दोनों के मध्य में क्या किया जाता है? जब इन दोनों के मध्य के युग्मक को लिया जाएगा, जब युग्मक को लिया जाएगा तो कौन कौन से युग्मक आएंगे? एक कैपिटल आर इसमें का एक युग्मक आएगा, एक युग्मक इसका आएगा। तो यहाँ पर जो युग्मक आता है आपको क्या दर्शा रहा है? एक कैपिटल और एक स्मॉल आर को दर्शा रहा है। तो अब इन दोनों का क्या किया जाएगा? जब स्वपरागण कराया जाता है तो इसी लक्षण को किस रूप में टूटता है? देखिए एक बनेगा तो कैपिटल आर
और एक स्मॉल आर, क्या बनता है, एक कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों को जब लक्षण के कराया जाता है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से चार्ट के थ्रू। अब देखिए क्या तैयार था हमारा, एक कैपिटल था, एक स्मॉल लक्षण तैयार हुई थी। जब कैपिटल और स्मॉल चार्ट को क्या किया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो किस विधि के द्वारा, इसको पुनेट चक्र के द्वारा कराया जाता है। तो देखिए मुख्य रूप से हमको ध्यान क्या देना है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। देखिए क्या है, ये नर युग्मक को दर्शा रहा है, एक मादा को दर्शा रहा है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे थे, अब देखिए जैसे ही सफेद व पुष्प के लक्षणों को कराया जा रहा था तो इसके मध्य में क्या क्या दिखाई दे रहा था, एक सफेद का दोनों इस्तेमाल था, यहाँ पर क्या था आपका दोनों का दोनों कैपिटल था, ठीक है। अब दोनों के दोनों कैपिटल को, दोनों के दोनों कैपिटल जो था उसमें से जब प्रभावित था, जब इसके बीच में संकरण कराया जाता है तो जो पृथक कर बनता है तो वो क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, एक कैपिटल और एक स्मॉल बनता है। यहाँ पर जो प्रभावी होता है ये दोनों के दोनों ये ऐसे ही लक्षण होते हैं, तो जिसको अप्रभावी जनक कहा जाता है। लेकिन जो आपका कैपिटल आर होता है ये आपका प्रभावी संकरण कहा जाता है, ये लाल होता है, ये सफेद होता है। अब देखिए इन दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो देखिए ए कैपिटल है, ए स्मॉल है, क्या दर्शाएगा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों का संकलन कराए थे तो स्मॉल आर, फिर इन दोनों का कराए जाएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल। देखिए अब देखिए जो लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस लक्षण के आधार पर देखा जाता है। तो देखिए एक कितना है, एक कितना है, देखिए इसकी मात्रा 2 है, तो इन दोनों के रेशियो की बात किया जाता है तो 50% जो तैयार होता है आपको ए दर्शाया जा रहा है, और 50% क्या स्मॉल आर को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर 50% ए हो जाएगा। तो इसके आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर पता क्या चलता है कि जब कैपिटल आर और स्मॉल आर को क्या दर्शाता है, तो इसको दर्शाने का कार्य होता है लाल का। तो 50% लक्षण जो होते हैं वह लाल रंग के होते हैं, बाकी शेष कौन, जो स्मॉल आर को दर्शाने वाले थे वो दोनों के दोनों कैसे थे, सफेद थे। तो सफेद को कितने दर्शा रहे हैं, 50%। तो इस प्रकार से एक पुष्प के बाह्य लक्षणों को लेकर कौन कौन से पुष्प का रंग लाल व पीले को लेकर देखा जाता है। तो लाल रंग हमेशा प्रभावी दिखाई देता है, लेकिन श्वेत रंग अप्रभावी जनक होते हैं। लेकिन जब इन दोनों का परागण कराया जा, इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है तो तैयार होने वाला जो नया लक्षण होता है वो 50% लाल रंग का होता है तथा 50% सफेद रंग को दर्शाता है। इस क्रिया को टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहा गया था। आगे हम लोग चलते हैं, बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। क्या है, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, देखिए जब प्राथमिक पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है तो उसके संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। सिंपल से इसको समझिए कि पहली संतति के संकर को उनके जनकों से संकरण उसके विपरीत संकरण कहलाता है, या कहा जा सकता है कि इसको, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ रहे हैं कि मटर के लाल एवं श्वेत पुष्प के पादपों के बीच दिखाई देता है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि सबसे पहला कार्य क्या था कि हम पुष्प को लेते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर देखिए पहला है लाल पुष्प, दूसरा लेना है सफेद पुष्प, अब लाल पुष्प को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल आर। इसको सफेद पुष्प को स्मॉल आर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब इन दोनों के बीच में पहली पीढ़ी का युग्मक लिया जाता है तो क्या तैयार होता है,
कैपिटल आर और स्मॉल आर तैयार होते हैं। जब इस पीढ़ी को कहा जाता है पहली पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहा जाता है। जब F1 पीढ़ी के बीच में जब क्या किया जाता है, इसके देखिए ये जो लक्षण होते हैं तो तैयार तो होना चाहिए ये लक्षण। अब इन दोनों के बीच में जब अगर युग्मक की बात किया जाएगा तो कौन कौन से तैयार होते हैं। देखिए जब इन दोनों के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर जब आर और आर के बीच में संकरण कराया जाता है तो देखिए ये क्या है, मेल हो गया, ए फीमेल को दर्शाया जाता है। तो मेल फीमेल को दर्शाया जाता है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं एक कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया, एक कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया। अब यहाँ से दर्शाया जाता है दोनों के दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल। अब देखिए जो लक्षण मूल रूप से जो दिखाई देते हैं दो प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैपिटल कैपिटल, एक कैपिटल और स्मॉल है, एक कैपिटल और स्मॉल है। एक आपको पूर्ण रूप से क्या श्वेत होते हैं, लेकिन इसमें लाल और लक्षण को बाहर निकाल देते हैं। तो इस लक्षण को जब बाहर निकाल देते हैं तो मूल रूप से जो तैयार होने वाला जो संकरण होगा तो किस रूप में होता है, एक कैपिटल लेटर आर और स्मॉल आर। इसी को कहा जाता है कि प्रभावी संकर होता है जो लाल होता है। ये क्या प्रभावी होता है, प्रभावी के साथ साथ किस रंग का होता है, लाल होता है। दूसरा लक्षण जो होता है ए स्मॉल आर को दर्शाया जाता है तो ए किस रंग का होता है, ये अप्रभावी होता है, लेकिन ए किस रूप का होता है, ये श्वेत होता है। अब देखिए श्वेत होता है। अब इन दोनों के बीच में इसकी कोशिका के साथ और इसको अलग कर इसके पृथक कर इन दोनों के परागकणों और इसकी अंड कोशिका के साथ क्या किया जाता है, जब संकरण कराया जाता है तो फिर क्या तैयार होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि कैपिटल आर को दर्शा देखिए जब हमको देखा जाता था कि कौन कौन से तैयार हुए थे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या क्या थे, कैपिटल को दर्शा रहे हैं तो स्मॉल श्वेत रंगों को बाहर कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका हम फिर चक्रण करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल समझ में आ जाएगा। देखिए हाँ अब देखिए क्या है, ये तो तैयार हुआ। अब अगला की बात करते हैं हम लोग इसी के। देखिए एक देखिए इस प्रकार से लक्षण दिखाई दे रहे। अब इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है। देखिए कैपिटल कैपिटल यहाँ से मिलाया जाता है तो कैपिटल आर, फिर यहाँ से मिलाया जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच कराया जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर देखा जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब देखा जाता है तो जो मूल रूप से जो कैपिटल लेटर को दर्शा रहा है तो उसी को कहा जाता है कि विपरीत जो लक्षण होता है वो पहली पीढ़ी के संतानों को संकर करके उनके जनकों से संकरण विपरीत संकरण कहलाता है। तो कहा जाता है कि इसके बीच में जो लक्षण दिखाई देते हैं कौन कौन से दिखाई देते, देखिए ये दोनों, इसमें कैपिटल लेटर है, इसमें भी कैपिटल लेटर है, इसमें भी कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है। तो जो कैपिटल आर को दर्शा रहा है वह लाल को दर्शा रहा है। तो ये सभी के सभी जो लक्षण होते हैं ये सभी के कितने 100% जो रंग होते हैं वो कैसे होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से संकरण कराया जाता। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि अब देखिए कहा क्या गया था कि जब एक पीढ़ी से प्राप्त संकरण संतानों का उसके बाद संकरण करा के उसके जनक के साथ कराया जाता है तो उसमें उसके पूर्वज संकरण कराते हैं या उसके पूर्वजों के समान होते हैं। कहा जाता है कि जैसे जनक थे वैसे ही उसके संतति का निर्माण होता है, जिसको संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभावी लक्षण, प्रभावी क्या होते हैं, अप्रभावित क्या होते हैं। तो ये प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो
प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। कहा जाता है कि जब एक जोड़ी उपलक्षण वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि प्रभावी लक्षण कौन कौन से? शुद्ध रूप से जब लंबा होता है तो लंबापन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? या लंबापन, या इसी को कहा जाता है पीले बीज को कहा जाता है। ये प्रभावी लक्षण होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अप्रभावी लक्षण को हम लोग देखते हैं विस्तार से। देखिए कि अप्रभावी लक्षण जब एक जोड़ी अलग अलग उप लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई न देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। सिंपल सा अप्रभावी मतलब ऐसे लक्षण होते हैं जो अप्रभावी तो मतलब वो अपने प्रभाव को नहीं दिखाते हैं तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे बौनापन व पीला क्या हरा बीज को क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इस प्रकार से लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये सभी के सभी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखा जाता है हम लोग चलते हैं किसकी ओर? मेंडलवाद की ओर। इसके पहले जितने भी इम्पोर्टेंट शब्दावलियां हैं इसके ऊपर कंप्लीट आपके प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो के थ्रू या उसमें कह सकते हैं कि कई पार्ट वाइज पार्ट वाइज वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट के क्लास 12th बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर सभी के सभी इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट है सभी को क्लास वाइज वहाँ पे अपलोड किया गया है। वहाँ से जाकर देखकर और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाना होगा तो क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा। जिसको हम लोग मेरा क्या टारगेट है कि आपको रिवीजन के थ्रू करना है। अगर कंप्लीट वीडियो देखना है तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो इसके ऊपर अपलोड किया गया है। वहाँ से आप लोग कंप्लीट उसको एकदम उसके तह तक जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखिए कि मेंडलवाद क्या है। देखिए मेंडल का जन्म, देखिए थोड़ा सा मेंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को है। देखिए 22 जुलाई 1822 को माना जाता है या 1822 को इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग होता है और ऑस्ट्रिया अलग होता है। तो ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार माली परिवार से संबंधित थी। कैसे था इनका परिवार? माली परिवार से संबंधित थी। तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए आगे क्या है कि बड़े होने पर क्या थे? ये बड़े होने पर ब्रून शहर के चर्च में पादरी बन गए। पादरी जो होते हैं ये इतिहास में आप लोग पढ़े हुए कि ये प्रथम स्टेट के अंतर्गत किसको रखा जाता था? पादरी को रखा जाता था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्ष 1856 से 1861 तक प्रयोग किए थे। कहा जाता है इन्होंने मटर के पौधे पर लगातार लगभग 7 वर्ष तक कब 1856 से 1861 तक प्रयोग किए। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। कहा जाता है कि इन्होंने किसके ऊपर? मेंडल ने मटर के पौधे पर, कौन सा मटर? खाद्यान्न मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए थे जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। नेक्स्ट 1856 में इन्होंने अपने प्रयोग से निष्कर्ष और उपलब्धियों को ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तावित किए थे। कहा जाता है कि ये कहाँ पे सबसे पहले बताए थे? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में कौन? ब्रून शहर की एक सोसाइटी थी उसी में इन्होंने सबसे पहले प्रस्तावित किए थे। 1854 में मेंडल की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि देखिए 1854 में मेंडल की
1884 होगा ना जी, 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। अब कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद, कब, 1900 में, तीन अलग अलग देशों के वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा था। कहा जाता है कि जिस समय मेंडल ने प्रयोग करके इस लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे, लोग उनके प्रयोगों को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब इनके मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद में इन लोगों ने पुनः जब प्रयोग करना शुरू किए थे, तो वही लक्षण जो मेंडल ने बताए थे, पूरा का पूरा लक्षण वही दिखाई देने लगा था, जिसको बाद में पता चला कि जो मेंडल ने पहले प्रयोग दिए थे वही सत्य था। लेकिन अगर उस समय लोग ध्यान दिए होते तो शायद आज की साइंस कुछ और होती। क्योंकि देखिए, जो चीज़ हमको 16 साल पहले मिली थी, तो हम लोग क्या अब आगे की सोच कर रहे हैं, या जब हम 16 साल आगे की ओर चल रहे हैं, तो इसके बीच का जो गैप हुआ था उसमें शायद बहुत सारी चीज़ों या बहुत सारे खोज हुए होते। तो कहा जाता है कि हम लोग 16 साल यहाँ से पीछे हो गए। एक व्यक्ति था जो बताते बताते मर गया, फिर भी लोग उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद में उसी के ऊपर लोग विचार दिए गए। तो इसीलिए एक शब्द कहावत होती है यहाँ पे कि लोग याद तो करते हैं लेकिन लोगों के मृत्यु के बाद। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि वैज्ञानिकों, देखिए क्या खोज करा गया था। आगे देखिए वैज्ञानिकों के नाम क्या होते हैं। देखिए वैज्ञानिकों के नाम कौन कौन से थे, देखिए कौन कौन से 3 वैज्ञानिक थे। नंबर 1 ह्यूगो डी ब्रिज। कौन थे? ह्यूगो डी ब्रिज। देखिए ह्यूगो डी ब्रिज, और देखिए यहाँ पे विस्तार से देखते, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस तथा एरिक वैन सेरमैक। कौन? एरिक वैन सेरमैक नामक 3 वैज्ञानिक ने पुनः मेंडल के प्रयोगों पर क्या किए? खोज करते हैं, तो पता चलता है कि जो मेंडल ने बताए थे वही सिद्धांत था। तो इन 3 वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों को संक्षेप में मेंडलवाद कहा जाता है कि देखिए मेंडलवाद शब्द का अब यहाँ पर देखा जाएगा कि इसके बारे में 3 वैज्ञानिक ने बताए थे, लेकिन मेंडल ने ये बता नहीं पाए। देखिए क्या है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का मुख्य रीजन क्या था। मेंडल ने क्या किए थे, अभी आपको बताया गया था कि ब्रून शहर के नेचुरल सोसाइटी में ये अपना जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी को समझा चुके थे, तो इसी वहाँ पर रखा गया था। तो वही बात किया जा रहा है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण क्या मुख्य रूप से क्या था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन अनेक कारणों से किया। कौन कौन से? मटर एक वर्षीय पौधा होता है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोग के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इन्होंने बताया था कि हमने मटर के पौधे को ही क्यों चुने थे। नेक्स्ट देखिए पौधे, देखिए क्या, पौधे में ज्यादा फल व फूल होते हैं। कहा जाता है कि मटर के पौधे में ज्यादा फल व फूल होते हैं जिससे जीवों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि इसके बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसे छोटे जगह पर उगाया जा सकता है। नेक्स्ट, मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं तथा इस कारण ये स्वपरागणी होती है। देखिए एक लिंगी व द्विलिंगी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, वहां से आप लोग देखकर क्लास को समझ सकते हैं कि एक लिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी क्या होते हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एकदम अच्छे से समझा गया है कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है। देखिए क्या, इसमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। कहते हैं कि इसके एक साथ कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए मटर को चुने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मटर के फूलों में कृत्रिम विधि से परागण आसानी से कराया जा सकता है। इस प्रकार से मेंडल ने मटर के पौधों को चुने थे। कहा जाता है कि मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसमें 7 जोड़ी लक्षण दिखाई दिए थे। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नंबर 1 की बात किया जाता है, देखिए क्या है, कौन कौन सा। देखिए नंबर 1 तने की लंबाई, जिसमें 2 लक्षण दिखाई दे रहे थे, लंबापन व बौनापन। फूल का रंग, सिंपल सा, पहले इसके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से लक्षण दिए थे। तने की लंबाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फलों का आकार, फलों का रंग,
बीज का आकार, बीज का रंग, इस प्रकार से पता चलता। इन्होंने 7 लक्षण लिए थे। अब देखिए इसके ऊपर इसकी प्रकृति की या इसके लक्षणों की ओर चलते हैं। तो तने की ऊंचाई, कौन कौन से, लंबापन व बौनापन, फूल का रंग बैंगनी व सफेद, फूल की स्थिति अक्षी व अत्यंत अंत्य, अक्षी व कक्षस्थ होती है। दूसरा कहा है कि फली का आकार, फूल सिकुड़ा हुआ या फूला हुआ, फली का रंग हरा व पीला, बीज का आकार गोल व झुर्रीदार, नेक्स्ट बीज का रंग पीला व हरा। इस प्रकार से इन्होंने 7 लक्षण लिए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे, वजह क्या थी कि ये सफल हुए थे। मेंडल ने मटर के पौधे की कई पीढ़ी तक अध्ययन किए। इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण के प्रयोग पर ध्यान दिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में पर्याप्त परिणाम का एक लेखा जोखा रखा था। इन्होंने लगभग में, कहा जाता है कि इन्होंने क्या किए, लगभग में 22 किस्म लिए थे। कहा जाता है कि अपने प्रयोग में इन्होंने कितने, 7 लक्षण थे वह 22 किस्म थे। इस प्रकार से उन्होंने क्या किए करते हैं, अपने लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए थे। आगे हम लोग देखते हैं मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं। देखिए कहा जाता है कि मेंडल ने किसके पर अपना नियम बनाए थे। तो मेंडल के प्रभावित क्या 3 नियम दिए थे। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। पहला क्या है, प्रभाविता का नियम। हम लोग पहले प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं, उसके बाद पृथक्करण तथा स्वतंत्र अभिवन का 3 नियम दिए थे। उसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रभाविता का नियम क्या, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देखकर अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखा जाए कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले, कहा जाता है कि एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि जब एक जोड़ी अलग अलग, मतलब अलग अलग का तात्पर्य यहाँ पर है कि जोड़ी तो रहेगा लेकिन अलग अलग रहेगा, एक बौनापन रहेगा या एक लंबा हो सकता है। तो इन दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अब देखिए प्रभावी जीन में देखिए सिंपल सा जो आपको दिया गया, इसके ऊपर न ध्यान दीजिए आप, हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया जाता है, विपर्यासी क्या लक्षण कौन कौन से, 2 लक्षण होते हैं, एक लंबा होता है, एक बौना होता है। तो बौने में देखा जाता है, बौनेपन को, शुद्ध बौनेपन को स्मॉल टी से दर्शाया जाता है, दोनों के दोनों स्मॉल टी, और शुद्ध लंबे को कैपिटल टी दर्शाया जाता है। अब कहा जाता है कि इसके युग्मक को क्या कहते हैं, इसके शुद्ध लंबे बौने तथा शुद्ध बौने के पौधे को, इसके युग्मक को बाहर निकाला जाता है। तो इसके जब युग्मक की बात करते हैं तो एक युग्मक आएगा कैपिटल टी, एक इसमें से आएगा, एक इसमें का आएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि इसके नर युग्मक और इसके एक मादा युग्मक, इन दोनों को बाहर निकाला जाता है तो एक कैपिटल टी निकलेगा, एक स्मॉल टी निकलेगा। तो यही इसके क्या कहलाते हैं, युग्मक होते हैं। अब देखिए इस प्रकार से युग्मक यहाँ पर तैयार हो गए। अब युग्मक के बाद देखिए यहाँ पर स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इन दोनों का क्या किया जाता है, जब इन दोनों का संकरण क्या किया जाता है, निषेचन करा जाता है। तो यहाँ पर जब निषेचन कराया जाएगा या तो इसके युग्मक को जब मिला जाता है तो या सलेत किया जाता है, तो यहाँ पर बनता है कि F1 पीढ़ी में कौन कौन से, एक कैपिटल और एक स्मॉल, दोनों मिलकर एक कैपिटल स्मॉल का निर्माण करते हैं जो 100% संकर लंबे होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, लंबे होते हैं। देखिए क्या है कि प्रभाविता के नियम की कुछ अन्य उदाहरण देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, सूरजमुखी या शाखा निर्माण के लिए, या कहा जा सकता है कि साखी व्यवहार असाखी व्यवहार पर प्रभावी होता है। कहा जाता है कि सूरजमुखी के जो पुष्प होता है उसके ऊपर असाखी व्यवहार, साखी, देखिए ये साखी व्यवहार है, ये असाखी व्यवहार है। तो कहा जाता है देखिए साखी व्यवहार असाखी व्यवहार पर प्रभावी होता है। नेक्स्ट कपास या धागे का रंग के ऊपर देखा जाता है। जो कपास होता है, रंग धागे, क्या रंगीन धागे श्वेत पर प्रभावी होता है। देखिए क्या जो रंगीन होता है यह श्वेत पर अधिक से अधिक प्रभावी लक्षण दिखाता है। नेक्स्ट क्या है, मक्का।
मक्का या कर्नेल के इसके ऊपर देखा जाता तो कर्नेल के प्रकार देखा जाता कि ये गोल होता है, मंड युक्त होता है, कर्नेल होता है तथा झुर्रीदार होता है। मोटे कर्नेल पर प्रभावी होता है। गोल मंडयुक्त कर्नेल झुर्रीदार पीले कर्नेल पर प्रभावी होता है। प्रभाविता का नियम जंतुओं पर लागू होता है। जैसे गिनी सुअर में रंगों की वंशागति देखने पर स्पष्ट रूप से काला रंग श्वेत रंग पर प्रभावी होता है। इस प्रकार से प्रभाविता के नियम की पुष्टि मेंडल ने अपने प्रथम प्रयोग प्रभाविता के नियम में किए थे। देखिए इन्होंने किस प्रकार से अलग अलग लक्षण लिए थे पादपों व जंतुओं के। तो यहाँ पर कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या खरगोश को लिया जा रहा है थे, खरगोश के लिए थे तो इसका देखिए प्रभावी रंग काला होता है और अप्रभावी रंग सफेद होता है। लेकिन इसके लक्षण कैसे दिखा देते हैं, काला रंग श्वेत रंग पर प्रभावी होता है। इसके द्वितीय पीढ़ी में बात किया जाता है तो 3:1 के रूप में तैयार होते हैं। यहाँ पर चूहा होता है, ये सामान्य आकार होता है लेकिन ये क्या होता है, इसका अप्रभावी रंग बौना हो जाता है। लेकिन संकर के लक्षण की बात करते हैं तो सामान्य होता है। नेक्स्ट चूहा मनुष्य है। देखिए मनुष्य का काली आंख या कभी कभी देखा जाता है कि उसकी 6 उंगलियां या बौना कद, ये क्या कहते हैं प्रभावी लक्षण होते हैं। इसके क्या होते हैं अप्रभावी लक्षण, जो नीली आंखें कैसे सामान्य होती है, नीली होती है, ये अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी में देखा जाता है 5 उंगली व लंबापन, ये मनुष्य में क्या किया जाता है प्रभाविता को दर्शाता है। नेक्स्ट टमाटर में देखा जाता है तो लाल फल होता है, पीला गूदा होता है, ये अप्रभावी होता है। ये बाकी सभी के सभी प्रभावी होते हैं, ये अप्रभावी को दर्शाते हैं। मक्का में देखा जाता था मक्का, ये सभी के सभी प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, ये अप्रभाविता को दर्शाता है। धान को देखा जाता है ब्रूडपोष मंडयुक्त प्रभाविता को दर्शाता है। लेकिन क्या हो जाता है लयदार, देखिए क्या है लसदार संघनन पुष्प गुच्छक होते हैं, ये सभी के सभी अप्रभाविता को दर्शाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन किससे दूसरे नियम कौन सा है। यहाँ पे देखा जाता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में कहा जाता है कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि देखिए शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, इन दोनों के युग्मकों को शुद्ध लंबा शुद्ध बौना को आपको समझ में आएगा, कैपिटल टी रहेगा, शुद्ध लंबा हो जाएगा। तो शुद्ध बौना की बात करेंगे दोनों के दोनों इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसके युग्मक की बात करेंगे तो कैपिटल से एक कैपिटल लेटर जाएगा, एक स्मॉल से एक स्मॉल आएगा। अब इन दोनों का जब संग्रह कराया जाता है तो तैयार होता है जो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये शुद्ध रूप से लंबे होते हैं। देखिए शुद्ध रूप से लंबे की पहचान यहाँ पर हम थोड़ा सा हमको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए क्या, अब यहाँ पर संकरण की बात करते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए अभी यहाँ पर नर हो जाएगा, यहाँ पर मादा हो जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे देखा जा रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो लक्षण दिखा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको समझाया जा रहा है। देखिए क्या है, अब यहाँ से पता चलता है कि जो लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं वो 100% कैसे दिखाई देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को दर्शा रहे हैं, इसलिए 100% क्या थे इस संकर लंबे को दर्शाते हैं। लेकिन अब देखते हैं कौन से, जब इसकी प्रथम पीढ़ी कौन कौन से थी, अभी इसके पहले हम लोग ध्यान दिए हैं कि कौन कौन से देखे दिखाई दे रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे थे कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक क्या जब ये द्वितीय पीढ़ी में इसका किया जाएगा, इसका जब क्या किया जाता है इसका स्वपरागण कराया जाता है तो वहां से प्राप्त होता है क्या, देखिए ये जो लक्षण तैयार होते हैं कैपिटल टी होते हैं, एक स्मॉल टी होता है। ठीक है, अब इन दोनों का जब संकरण कराते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसके द्वारा, पुनेट चक्र के द्वारा जब इसका टेस्टिंग कराया जाता है तो क्या तैयार होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है, एक सर्कल हो गया। अब यहाँ से सर्कल को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कौन कौन से, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी एक स्मॉल टी तैयार हो गया, यहाँ पर देखा जाता है कैपिटल टी एक स्मॉल टी तैयार हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए कहा जाता है कि जो इसका रेशियो तैयार होगा, देखिए 1 2 3, तो कहा जाएगा 3:1, मतलब क्या 3 जो लक्षण दिखाई दे रहे थे वो सभी के सभी लंबे है, लेकिन एक ऐसा अनुपात है जो द्वितीय पीढ़ी में तैयार होता है, वो क्या होता है, बौनेपन को दर्शाता है। जितने भी बौनेपन या अप्रभावी लक्षण मेंडल ने देखे थे सभी को अलग अलग करते गए, तो लास्ट में इनको शुद्ध रूप से कैसे दिखाई देते हैं, लंबे ही पौधे या प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, किसमें, पृथक्करण के नियम में प्रयोग किए थे। आगे देखा जाता है इसका जो रेशियो होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब आपको समझाया जा रहा है, जीनोटाइप का मतलब आपको समझा दिया गया है। एक लक्षण प्रारूप होता है, एक जीन प्रारूप होता है। तो इसके अनुपात की कौन कौन से देखिए लक्षण क्या तैयार होते, कैपिटल टी एक लक्षण ए तैयार होते, एक ए तैयार हुए थे, ए दो ए थे, उसके बाद ए अनुपात। देखिए अब इसके बाद क्या हो जाता है, 1:ए हो गया। अब देखो ए2 कितनी मात्रा में, 2 के अनुपात में 2 हो जाएगा, बाकी जो बौनापन 1 होता है, तो कितना तैयार हो गया, 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में तैयार होता है। यहाँ पर जीन प्रारूप हो जाएगा। अब ये कहा जाता है कि एक रेशियो, देखिए अब ए लंबा का दर्शाता है, ए लंबे को दर्शाता है, तो लंबे के अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी बौने का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो जो हो जाएगा 3 संबंधी 1 का हो जाता है। इस प्रकार से मेंडल ने पृथक्करण का नियम की पुष्टि की थी। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके ऊपर सबसे पहले इन्होंने किसके ऊपर, पुष्प के कौन कौन से लाल पुष्प व सफेद पुष्प के बीच में संकरण कराकर इन्होंने चेक किए थे कि किस प्रकार से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए क्या आगे कि जो पृथक्करण का नियम है, देखिए क्या पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम जो होता है यह जंतुओं पर लागू, देखिए क्या जो पृथक्करण का नियम होता है सभी जंतुओं के लिए लागू होता है, लेकिन जंतुओं में इस विलगन के अध्ययन के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने सबसे पहले फल मक्खी या ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए थे। कौन से वैज्ञानिक, थॉमस हंट मॉर्गन ने, जिनको आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। किसको आनुवंशिक, देखिए आधुनिक आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है, तो थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। वैसे कहा जाता है कि आनुवंशिकी के पिता की बात किया जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी है। थॉमस हंट मॉर्गन ने सबसे पहले फल मक्खी या ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए थे। उसी समय बताए थे कि जो मेंडल का प्रयोग किया गया था द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम, उसमें ही उसके द्वारा जंतुओं में किसके, ड्रोसोफिला में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं इसके, इस प्रकार से देखिए अब देखते हैं हम लोग कि देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तो कौन सा तीसरा नियम है, स्वतंत्र आविवन का नियम। स्वतंत्र आविवन का नियम को हम लोग ध्यान से देखते हैं। स्वतंत्र आविवन के नियम में कहा जाता है कि जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षण वाले जीवों के संकर कराया जाता है, जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच संकर कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों को पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होते हैं, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं। ये सभी के सभी स्वतंत्र आविवन के नियम को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित होते हैं। कहा जाता है कि जो स्वतंत्र आविवन का नियम होता है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित होते हैं। जब संकरण के लिए दो लक्षण लिए जाते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कौन से, गोल व पीला। देखिए गोल भी हो साथ में कैसे लक्षण, पीला हो, तो इसीलिए कहा जाता है इसे स्वतंत्र आविवन का नियम या द्विसंकर संकरण। यहाँ पे गोल भी है और पीला भी है। तो गोल को दर्शाने के लिए इसके पहले हम लोग दर्शाए थे कि कैपिटल दोनों लेटर में आरा रहेगा, लेकिन जब पीला की बात किया जाता है तो दोनों के दोनों कैपिटल लेटर में। उसी के बाद दूसरा लक्षण लिया जा रहा है कि झुर्रीदार हो लेकिन हरा हो, हरा को स्मॉल वाई और क्या झुर्रीदार को स्मॉल
आर से दर्शाया जाता है। अब इन दोनों के युग्मकों को अलग अलग लिया जाता है। एक युग्मक कैपिटल आर आएगा, एक युग्मक कैपिटल वाई। यहाँ पर देखा जाता था एक इसकी झुर्रीदार के युग्मक स्मॉल आर, हरा के लिए स्मॉल वाई। इस प्रकार से लक्षण दिखा जाता है। अब इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है। देखिए कौन कौन से, कैपिटल आर वाई। देखिए अब इन दोनों के लक्षणों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब इन दोनों के लक्षणों का जब चक्रण किया जाता है तो क्या तैयार होता है, देखिए आर और वाई। यहाँ पर क्या है, आर और वाई के बीच संकरण कराया जाता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर दोनों के दोनों वाई वाई। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर लक्षण जो तैयार होते हैं तो क्या होते हैं, इस प्रकार से तैयार होते हैं। यहाँ पर ये लक्षण तैयार होते हैं। तो अब देखा जाता है कि जो लक्षण तैयार होते हैं इसको देखने के बाद जो युग्मक होते हैं, अब देखिए इन दोनों के कौन कौन से, कैपिटल वाई, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है तो क्या तैयार होते हैं, कैपिटल आर वाई। इसके ऊपर के स्वतंत्र आविवन के नियम को, इसकी पुष्टि जिस प्रकार से आपको इसमें बना के दिया गया है, आपको इसके पहले वीडियो में पूरा का पूरा कैसे किस प्रकार से बनाया जाता है उसको आपको अच्छे से समझाते हुए बनाया गया है। तो आप लोग उसमें डालेगा मेंडल के तृतीय नियम या पृथक्करण के नियम टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो आपको इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सभी के सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। या तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे तो उसके प्लेलिस्ट में अपलोड किया जाएगा। वहाँ पर क्लास 12 के जितने भी इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के जितने भी क्लासेस हैं सभी को प्लेलिस्ट के द्वारा आपको वहाँ पर पोस्ट कर देंगे। आप लोग वहाँ पे जिससे जाकर उसके लिंक को से जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझाना थोड़ा डिफिकल्ट समझ में आ रहा है, इसलिए उसको नहीं देखिए क्या हो जाता है कि क्योंकि इस पे चक्र बनाकर उसको समझाना है। इसको आपको उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसके 100% गारंटी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको एक और क्लास में हम आपको किस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है पूरा का पूरा वीडियो में कौन कौन से लक्षण होते हैं कैसे कैसे नहीं होते हैं उसको आपको समझा देंगे। ठीक है, जैसा होगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अधिक जितने भी इसमें फिनोटाइप व जीनोटाइप के लक्षण इसको भी वहाँ पे अच्छे से समझाया गया कि किस प्रकार से लक्षण वहाँ पे 9 संबंधी 3 संबंधी 1 होते हैं और किस प्रकार से लक्षण वहाँ पे 1 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी 4 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के लक्षण होते हैं। ये सभी को वहाँ पे दर्शाया गया है और आपको एक गारंटी है कि वहाँ उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि पृथक्करण का नियम, मेंडल का तीनों नियम खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं त्रिशंकर संकरण। देखिए द्विशंकर संकरण खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं त्रिशंकर संकरण। क्या करते हैं, त्रिशंकर संकरण की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक आनुवंशिक विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विशंकर संकरण कहा जाता है। जैसे त्रिशंकर संकरण यहाँ 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसलिए मेंडल ने मटर के पादपों के 3 गुण कौन कौन से, लंबाई, बीज पत्र का रंग तथा बीज के आकार को लेकर, जैसे द्विपत्र में आपको देखा गया था अभी गोल था तथा लंबा था और एक झुर्रीदार था तथा पीला था। उसके आधार पर 2 लक्षण दिए थे, इसमें 3 लक्षण कौन कौन से हैं, लंबाई है, बीज पत्र का रंग है तथा बीज का आकार है। इस प्रकार से तैयार होता है। इस प्रकार से जिसे 8 प्रकार के युग्मक तैयार होते हैं। इससे क्या होता है, 8 प्रकार के युग्मक तैयार होते हैं जिसको प्रथम पीढ़ी में लंबा तना, पीला बीजपत्र तथा गोल बीजपत्र के रूप में तैयार होते हैं। त्रिशंकर संकरण प्रयोग को पुनर् चौखट द्वारा या पुनर् चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इन दोनों के लक्षणों को जब यहाँ पर चक्रण कराया जाता है तो ये जो लंबे तने, पीले बीजपत्र तथा गोल बीजपत्र तैयार होते हैं।
अब कहा जाता है कि मेंडलवाद के महत्व क्या है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपको आ जाता है कि मेंडलवाद के महत्व को आप लोग समझाइए, तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा कि संकरणों के माध्यम से देखिए संकरणों के माध्यम से भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो जाता है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों में भेद हो जाता है, शुद्ध एवं अशुद्ध पादपों में भेद किए जाते हैं, मेंडलवाद के आधार पर उच्च लवणों वाली संतानों को उच्च उच्च लक्षणों वाले संतानों को प्राप्त किया जा सकता है, रोग प्रतिरोधी पादप जैसे गेहूं, गन्ना, चावल इत्यादि की किस्मों का विकास किया जा सकता है, उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, आनुवंशिक रोगों की खोज एवं इसके निदान में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मेंडल के कुछ इम्पोर्टेंट महत्व थे, सभी को एक एक करके देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में इससे संबंधित छोटे क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 नंबर वाले। अब हम आगे आगे देखते हैं हम लोग मेंडल के विचलन क्या होते हैं, मेंडल के विचलन या डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं कि मेंडलवाद के विचलन किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को एक एक करके देखिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, इसलिए आपको पूरे के पूरे फैक्ट को अच्छे से समझते हुए आप तैयारी करना होगा। सभी जीवों की वंशागति मेंडल के अनुसार नहीं होती है, कहा जाता है कि जितने भी जीव हैं उनकी वंशागति मेंडल के अनुसार नहीं हो पाई थी, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग तरीके से इसकी पुष्टि की थी। कहा जाता है कि परंतु कई लक्षणों की वंशागति अपवाद को प्रदर्शित करती है, इस प्रकार की वंशागति को नॉन मेंडलिज्म या वंशागति कहते हैं। इसके निम्न उदाहरण है, कहा जाता है कि मेंडल के प्रयोग से सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया था, जंतु तथा पादपों में उसको अलग तरीके से कहा जाता है कि नॉन मेंडलिज्म या बिना मेंडल के अनुसार या वंशागति का मतलब बिना वंश के अनुसार कहा जाता है कि जिसको मेंडल के द्वारा पुष्टि नहीं किया गया था, इसको अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा पुष्टि किया गया था। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या था अपूर्ण प्रभाविता, क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता के ऊपर आपके के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जहां से आपको देखकर वहां से एग्जाम्पल और किस प्रकार से इसके चक्र को तैयार किया जाता है उसके ऊपर आपको एकदम कंप्लीट समझाया गया है, आप लोग वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने गुलाबस के पौधे में किया था, गुलाबास के पौधे में किया था। कौन से? कार्ल कोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने, क्योंकि इसके पहले ही बताया गया था कि इसमें मेंडल के प्रयोग नहीं न होकर दूसरे साइंटिस्टों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कहा जाता अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा जाता है। गुलाबास पौधे का वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जलापा है। कहा जाता है कि गुलाबास के पौधे का वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जलापा है। जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, कहा जाता है कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी न तो प्रभावी होती है, न तो प्रभावी लक्षण दिखाई देती है और न ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देती है, तो बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि लाल व सफेद पुष्प के बीच में संकरण कराया जाता है, तो इसके बीच में देखिए एक युग्मक लाल के एक युग्मक सफेद के आते हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो लक्षण होते हैं ये 100% कैसे दिखाई देते हैं, गुलाबी रंग को दर्शाते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं किस तरह रंग के होते हैं, गुलाबी के होते हैं। आगे देखा जाता है कि स्वप्रभाविता क्या है, स्वप्रभाविता क्या है, स्वप्रभाविता को हम लोग अच्छे समझते हैं कि जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो इसे स्वप्रभाविता कहते हैं। जैसे पशुओं के त्वचा के बालों के रंगों का संग्रहण कराया जाता है। देखिए सिंपल सा स्वप्रभाविता मतलब क्या, दोनों के सहयोग से, कब, जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी से साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो उसे स्वप्रभाविता कहते हैं। जैसे पशुओं के त्वचा के बालों के रंग का संकरण कराया जाता है तो स्वप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्या है, लाल भूरे बालों वाले R1 R2 तथा श्वेत रंग के बालों वाले गाय R1 R2 पशुओं के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में चित्तकबरे पशु उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि अलग अलग लक्षणों वाले जब जीवों के रंग की बात किया जाता तो उसमें चित्तकबरे रंग होते हैं। जब कहा जाता है भूरा लाल व सफेद गाय के बीच में संकरण कराया जाता है
तो चितकबरी गाय तैयार होती है। इसमें इसके रेशियो की बात किया जाता है तो 1:2:1 के रूप में तैयार होते हैं। किस्त में द्वितीय पीढ़ी में 1:2 क्या भूरे सफेद तथा चितकबरे की गाय के रूप में होते हैं। इनका फिनोटाइप या कह सकते हैं जीन प्रारूप देखा जाता है, वह लक्षण प्रारूप होता है। तो इन दोनों के दोनों लक्षण और जीन प्रारूप दोनों समान होते हैं, 1:2:1 के रूप में होते हैं। यहाँ पर दोनों प्राप्त होते हैं। अब देखा जाता है कि इसके लक्षण को इसके लक्षण में मनुष्य के रुधिर वर्ग की वंशागति देखा जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य की वंशागति को देखिए, यहाँ पर चितकबरी को दर्शाया गया, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या है कि सफेद गाय क्या है, भूरी गाय है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भूरी गाय है, सफेद गाय, इन दोनों के बीच में जब इसके युग्म को R1 R2 को लिया जाता है तो जो नया संकरण या पहली पीढ़ी की होती है, इसमें पूरे की पूरे कैसे तैयार होती है, चितकबरी तैयार होती है। फिर अब जब इसकी द्वितीय पीढ़ी में संकरण कराया जाता है तो कुछ कैसी होती है, देखिए भूरी हो जाती है। देखिए कुछ लाल भूरा होता है, कुछ चितकबरी हो जाते हैं तथा कुछ सफेद हो जाते हैं। तो इसका रेशियो देखा जाता है तो 1:2:1 के रूप में तैयार होते हैं, जिसमें लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप दोनों तैयार होते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है कि बहु प्रभावी जीन या घातक जीन होते हैं, क्या कहलाते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि बहु प्रभावी जीन क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखते हैं। कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, ऐसे जीन्स बहु प्रभावी जीन्स कहलाते हैं। जैसे क्या है कि जीवों में कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो उनके विशेष लक्षणों को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही ये जीन्स उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक भी होते हैं, जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनॉट ने पता लगाया कि घरेलू चूहा जिसे मस्क्यूलस के बालों का पीला रंग भूरे रंग पर प्रभावी होते। कहा जाता है कि जो चूहा होता है उसके बालों का पीला रंग भूरे रंग पर प्रभावी होता है, जिसे घातक या बहु प्रभावी जीन्स कहते हैं। इसके संकरण कराने पर इन्हें पहली पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहे एक संबंधी एक के अनुपात में मिलने होते हैं। इससे उन्हें आशंका हुई कि चूहों की आबादी में पीले बालों वाले शुद्ध नस्ल या समयुग्मजी चूहे नहीं होते हैं। जैसे कहा जाता है कि समयुग्मजी मतलब दोनों युग्मक समान होते हैं, इसलिए इसमें नहीं होते। लेकिन जब इन्होंने 2 पीले बालों वाले चूहों में पुनः संकरण कराया तो हर बार पीले एवं भूरे बार वाले चूहे की मात्रा 2 संबंधी 1 के अनुपात में प्राप्त होती है, जबकि मेंडल पद्धति के अनुसार इसका अनुपात 3 संबंधी 1 होना चाहिए। देखिए कहा जा रहा है कि जो बहु प्रभावी होते हैं उसमें जो अगर संकरण कराया जाता है किसी चूहे के बीच में, कौन सा चूहा जो पीले बाल वाले होते हैं तथा उसके बीच में पीले रंग भूरे रंग प्रभावित है, तो इसकी रेशियो की बात किया जाता तो 2 संबंधी 1 के अनुपात में प्राप्त होते। लेकिन अगर जब मेंडल के अनुसार की बात किया जाता तो तैयार होते हैं 3 संबंधी 1 के अनुपात में तैयार होते हैं। इस संकरण की मादाओं की जांच करने पर पता चला कि प्रभावी समयुग्मजी की बात किया जाता है तो कौन कौन से, दोनों के दोनों कैपिटल लेटर में होते हैं। तो भ्रूणी विकास की अंतिम अवस्था में ही मृत हो जाते। कहा जाता है कि इससे जो समयुग्मजी या कहा जाता है कि जो प्रभावित समयुग्मजी होते हैं ये भ्रूणी अवस्था में ही मृत हो जाते हैं। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि जीन वाई के 2, कहा जाता है कि जीन वाई के दो प्रभाव होते हैं जो विषम युग्मजी अवस्था में कौन कौन से विषम युग्मजी अवस्था में जब एक होते हैं। देखिए एक समयुग्मजी अवस्था में वाई क्रोमोसोम होता है, एक विषम युग्मजी अवस्था में वाई क्रोमोसोम होता है, तो में यह पीले बालों के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि समयुग्मजी अवस्था में यह मृत्यु कारक भी होता है। कहा जाता है कि जब समान युग्मज हो जाते हैं तो उसमें एक मृत्यु कारक हो जाते हैं, तथा जब विषम युग्मजी हो जाते हैं तो वहां पर वो क्या होता है, पीले बालों के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। देखिए आगे क्या है कि जब इसके लक्षण का पीला है,
ए भूरा, इन दोनों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो 50%, देखिए ये दोनों के दोनों विषम युग्मजीव है, यहाँ एक क्या समयुग्मजीव है। तो इन दोनों के बीच में जैसे संकरण कराया जाता है तो नई पीढ़ी में जो तैयार होने वाला चूहा रहेगा ए पीला पीला है, ए भी पीला हो जाएगा। लेकिन जो एक देखिए इसमें से जो वाई क्रोमोसोम की मात्रा रहेगी समयुग्मजीव में, इसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी देखिए ये दोनों जो वाई क्रोमोसोम है ये भूरे को दर्शाया जाता है, जो अप्रभावित हैं। बाकी जो दो लक्षण दिखाई देते हैं ये प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से सप्रभाविता को दर्शाया जाता है। आगे क्या है, बहुगुण युग्म विकल्पी, इसके ऊपर प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और किस प्रकार से मनुष्य के में रक्त का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती रहती है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो आपके प्ले लिस्ट में अपलोड किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बहुप्रभावी जीन क्या होते हैं। यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में दो भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित होते हैं तो इन्हें बहुगुण विकल्पी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति, रुधिर वर्गों को खोज कौन किया, लैंड स्टीनर ने किया था। तो कहा जाता है कि मनुष्य में ए बी और रुधिर वर्ग के वंशागति बहुगुण एलीलवाद का मुख्य उदाहरण है। जैसे कहा जाता है कि बर्नस्टीन के अनुसार ए बी और रक्त समूह को मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है जो संतानों में मेंडल के नियम के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होता है। जैसे कहा जाता है कि जनक के अनुसार संतति में रक्त का परिवहन किया जाता है कौन कौन से ए बी तथा ओ के रूप में होते हैं। आगे देखा जाता है कि इस जीन की वंशागति दो नहीं बल्कि 3 तुलनात्मक लक्षण के जीन पर निर्भर करती है। तो यह वंशागति बहुगुण एलीलोमार्फ कहलाती है क्योंकि इनके जीन्स या एलील समजात गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर स्थित होते हैं। सामान्यतः किसी एक व्यक्ति में 2 ही एलील्स होते हैं, परंतु आबादी के जीन्स समूह में इनकी संख्या 3 होती है। कहा जा सकता है कि अतः बहुगुण एलीलवाद का संबंध समष्टि आनुवंशिकी से होता है। संतान के लाल रुधिराणुओं में प्रजनन के निर्माण होने और नहीं होने का निर्धारण 3 प्रकार से किया जा सकता है। कहा जाता है कि उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। यहाँ पर देखिए ए जीन मौजूद होते हैं जिसके प्रतिजन ए संश्लेषण करता है। यहाँ पर IB है जिसमें प्रतिजन बी संश्लेषण करता है। संश्लेषण में क्या होता है, निर्माण करना होता है। तो IO है जो प्रतिजन की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इस 3 प्रकार से लक्षणों के आधार पर मतलब क्या किया जाता है, यहाँ पर रक्त का परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि कौन कौन से देखिए IA फिर IB होता है और I0। इसके ऊपर आपको अच्छे से समझाया गया है आपके प्लेलिस्ट में। इसके से संबंधित जितने भी व्यूअर है इसको समझाते हुए वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किस प्रकार से रक्त का परिवहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से देखिए माता पिता से क्या जाता है, माता पिता से रक्त का परिवहन किस प्रकार से किया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि माता का रुधिर वर्ग अगर देखिए ए है तो पिता का रुधिर वर्ग अगर जब भी है, कहा जाता है कि जब माता का रुधिर वर्ग ए तथा पिता का रुधिर वर्ग बी है तो होने वाले संतति में किस प्रकार का रक्त समूह होता है। तो देखिए जब ए रक्त समूह होता है तो यहाँ पर देखा जाता है कि IA को और IA ये 2 लक्षण होते हैं। उसके बाद एक के ऊपर या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रतिजन होते हैं। अब विटामिन और क्या कहा जाता है, जब रुधिर वर्ग बी की बात करते हैं तो बी की ओर देखा जाता है IB 2 लक्षण समान हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे कहा जाता है कि एक के ऊपर एंटीजन हो सकते हैं तथा एक के ऊपर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर IB तथा IO हो सकता है। इस प्रकार के प्रथम संभावी और द्वितीय संभावी मतलब 4 प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। तो प्रथम में पिता का शुक्राणु माता का शुक्राणु माता के शुक्राणु हो सकते हैं। इस प्रकार देखिए जो संतान के रुधिर वर्ग होते हैं देखिए दोनों में देखिए AB को दर्शा रहा है तो यहाँ पर AB से रक्त समूह हो जाएगा। यहाँ पर ए को देखो पहला क्या दर्शा रहा है, ए को दर्शा रहा है, दूसरा दर्शा रहा है AB को दर्शा रहा है। तो AB की मात्रा 50% हो सकती है और A की भी मात्रा कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो रुधिर वर्ग क्या है तृतीय संभावना क्या हो सकती है कि जब रुधिर
पिता का शुक्राणु क्या जाता है कि पिता और माता का हो जाता है कि जब इन दोनों में देखा जाता है देखिए पता चलता है कि इसमें बी हो गया, बी इन दोनों का 50% बी हो जाएगा, 50% ए बी हो जाता है। यहाँ पर 50% देखिए, यहाँ पर जब संभावना की जा सकती है, देखिए चारों रुधिर वर्ग की संभावना क्योंकि देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है। तो जब चतुर्थ की श्रेणी की बात किया जाता था इसमें चारों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जब माता का रुधिर वर्ग ए है तथा पिता का रुधिर वर्ग बी होता है तब। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, देखिए क्या, जब माता का रक्त समूह ए बी तथा पिता का ओ है तब। देखिए ए ओ हो गया पिता का और ए बी है माता का। इसमें देखा जाता है, देखिए क्या लक्षण दिखा रहे हैं, ए लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बी लक्षण दिखाई दे रहे हैं और कोई लक्षण नहीं। तो यहाँ पर 50% ए की संभावना, 50% बी की संभावना। इसके ऊपर अच्छे से समझाते हुए आपको प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए क्या अनुपूरक जीन क्या होते हैं। अनुपूरक जीन या सप्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं, इसके अंतर्गत एक लक्षण का लक्षण प्रारूप प्रकटन युग्म विकल्पी जीन के दो जोड़ी के विपर्याशील प्रभावों से होता है। अर्थात एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति दूसरे जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति के बिना, कहा जाता है कि उसमें कोई भी एक पीढ़ी क्या होती है उपस्थित नहीं होती है कि बिना स्वतंत्र रूप से हो जाता है, पर किंतु दूसरी पीढ़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति पहली जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति में होती है। दूसरी जोड़ी में कहा जाता है कि जीन की अभिव्यक्ति पहली जोड़ी के प्रबल जीन की उपस्थिति में होती है। अर्थात गिनी सुअर तथा चूहे में बालों का रंग दोनों कौन, बी व सी की उपस्थिति में भूरा व केवल एक प्रबल जीन सी की उपस्थिति में काला व केवल अप्रबल जीन सी की ओर दर्शाता है, जिसे एल्बिनो कहा जाता है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भूरे हैं, एल्बिनो है पहली पीढ़ी है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में देखा जाता है कि भूरे के एक युग्मक और क्या एक युग्मक यहाँ से एक युग्मक यहाँ से आता है, तो क्या होता है भूरा रंग को दर्शाता है कि बी सी को दर्शाता है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है तो आपको तैयार होता है। यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगर इसको आप नहीं समझ सकते हैं तो आपके इसके ऊपर प्ले लिस्ट वीडियो में बनाकर अपलोड किया गया, वहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे का संकरण कराया जाता है, चाहे वो स्वतंत्र प्राथमिक पीढ़ी को, चाहे द्वितीय पीढ़ी को, चाहे तृतीय पीढ़ी को, या कर सकते हैं कि प्रभावी हो चाहे स्वतंत्र हो तथा पृथक्करण का तीनों के ऊपर आपके वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं संपूरक जीन या कंप्लीमेंट्री जीन कहा जाता है कि संपूरक जीन की बात करते हैं तो इसमें देखो हम फैक्ट को समझते हैं कि यह विशिष्ट प्रकार के जीन युग्मक होते हैं जिसके अंतर्गत किसी एक आनुवंशिक लक्षण का प्रकटन हो दो या अधिक युग्म विकल्पी के समूह में उपस्थित होने के कारण होता है, या कह सकते हैं कि किसी जोड़ी के प्रभावी जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब साथ में दूसरी जोड़ी का भी प्रभावी जीन उपस्थित होता है। इसको सबसे पहले बेटसन तथा पुनेट नामक वैज्ञानिक ने मीठी मटर के पुष्पों के रंगों की अभिव्यक्ति के द्वारा इन जीनों को पृथक सिद्ध किया है। इसके अनुसार दो भिन्न युग्म विकल्पी जोड़ियां मिलकर सी तथा पीपी पुष्प के रंगों को नियंत्रित करती है। इन्होंने देखा कि दोनों में से किसी भी जीन का यदि प्रभावी युग्म विकल्पी नहीं उपस्थित होता है तो सफेद रंग की पुष्प होती हैं, परंतु जब उन्होंने दो सफेद पुष्प वाले पादपों में संकरण कराया तो यह पहली पीढ़ी में बैगनी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं तथा स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में बैगनी व सफेद दोनों रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। इसकी रेशियो की बात किया जाए तो 9:7 का अनुपात प्राप्त होता है। अतः बैगनी रंग के दो प्रभावी लक्षण सी व पी की उपस्थिति में दर्शाते हैं प्रकट होते हैं। इन दोनों जीनों में से किसी भी एक के प्रभावी जीन अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि दो बैगनी रंग के पुष्प नहीं प्राप्त होते हैं। इसमें इस पीढ़ी में संपूरक जीन होते हैं। इसके हम लोग समझते हैं कि देखिए इसको इस प्रकार से इसके चक्र को हम देख सकते हैं कि श्वेत पुष्प होते हैं, श्वेत पुष्प दोनों के होते हैं, इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है। तो बैगनी पुष्प होते हैं, बैगनी पुष्प में देखा जाता है जब लक्षण प्रारूप की बात किया जाता है तो लक्षण प्रारूप में
9 बैंगनी व 7 श्वेत लक्षण दिखाई देते हैं। इसके ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं पूरा का पूरा आपको समझाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिलिपि जिन क्या होती है। प्रतिलिपि जिन के ऊपर हम लोग देखते हैं तो प्रतिलिपि, ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे समझिएगा, क्योंकि इसी से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे टिप्पणी वाइज या आपको बोल देगा निम्नलिखित में से किसी इसके बारे में आप लोग समझाइए, 3-4 दे देते हैं, उसमें से 2 पर आप लोग को कमेंट करना होता है। नेक्स्ट क्या कि प्रतिलिपि जीन या कहा जाता है कि डुप्लीकेट जीन क्या होता है कि इन वंशागति में एलीली जीन्स की दो जोड़ी होती है जो सामान्य या नजदीकी दृश्य रूप को निर्धारित करती है। कहा जाता है कि नजदीकी या समान दृश्य रूप का निर्धारण करती, जैसे शेफर्ड पर्स में फल का आकार देखा जाता था। इस वंशागति का अध्ययन सर्वप्रथम सल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इन्होंने पादप में 2 प्रकार के बीज संपुट को देखा था। कौन त्रिकोणी व लंबवत को देखने के बाद पता चला था कि प्रतिरूपी जीन के बारे में स्पष्ट रूप से समझे थे। नेक्स्ट क्या, सहयोगी जीन या संशोधी जीन क्या होते हैं। इस वंशागति में भी युग्म विकल्पी जीन की 2 जोड़ी काम करती है। इनमें से प्रत्येक जोड़ी के प्रबल जीन का आकार अलग प्रभाव होता है, परंतु यदि दोनों जोड़ी के प्रबल जीन साथ साथ उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं तो नए लक्षण प्रारूप प्रकट होते हैं। तो इसको कहा जाता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि मुर्गों में कलंगी की आकृति की वंशागति कहा जाता है कि जो मुर्गा होता है उसमें जो कलंगी होता है, उसके जो ऊपर की ललरी होती है इसके ऊपर देखा जाता है। तो पहली पीढ़ी में देखे दानेदार कलंगी होती है, दूसरा कहा जाता है कि पत्तीदार कलंगी होती है। यहाँ पर पत्तीदार कलंगी होती है, यहाँ पर दानेदार होती है। अब इन दोनों के बीच में देखा जाता है अखरोट नुमा संरचना हो जाती है। इसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, किस प्रकार से इसका चक्र बनता है उसके ऊपर आप लोग समझ सकते हैं। तो कहा जाता है कि इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि मुर्गियों में कलंगी की आकृति केवल पी व आर जीन्स होते हैं। जब दोनों में से कोई भी जीन प्रभावी अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं तो इकहरी कलंगी प्राप्त होती है। यदि केवल पी प्रभावी होता है तो दानेदार कलंगी प्राप्त होती है। तो इसके पी तथा आर की उपस्थिति जीन्स की उपस्थिति के आधार पर कलंगी की आकृति तथा पत्तेदार तथा अखरोट नुमा संरचना का निर्धारण किया जाता है। इसमें अखरोट नुमा संरचना का निर्धारण 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त होता है कि मुर्गी में किस प्रकार से सहयोगी जीन होते हैं। आगे क्या होता है कि आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी के गुणसूत्री सिद्धांत क्या होते हैं। गुणसूत्रों के आधार पर हम लोग चलते हैं कि आनुवंशिकता में क्या होती है, गुणसूत्रों का महत्व क्या होता है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो देखिए आगे का गुणसूत्री सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए कोशिकाओं के केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1867 में गुणसूत्र नाम देते हैं। देखिए सिंपल सा है कि तथा इसको देख लीजिए, इसके बाद समझा रहे हैं। सटन और बार्बेरी ने 1902 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें आनुवंशिकी का गुणों की इकाई जीन के द्वारा दर्शाई गई, जिसे अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है। देखिए क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र कहाँ पे होता है मेन, हम लोग उसके ऊपर चलते हैं। देखिए कोशिका हो गई, क्या हो गई, कोशिका हो गई, ये क्या हो गई, कोशिका हो गई। कोशिकाओं के मध्य में क्या था, कोशिकाओं के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रकों के मध्य में एक क्या हो जाता है, तंतु होता है। कौन सा तंतु होता है, क्रोमैटिन तंतु। क्या होता है, कोशिकाओं के मध्य में धागे जैसी संरचनाएं होती है जिसको क्या कहा जाता है, एक तंतु होता है। इसी तंतु का नाम क्या था, क्रोमैटिन तंतु होता है, जिसे क्रोमैटिन फिलामेंट भी कहा जाता है। इस क्रोमैटिन तंतु के छोटी इकाई की बात किया जाता है तो क्रोमैटिन तंतु के छोटी इकाई को क्या कहता है, गुणसूत्र या तो कहा जाता है गुणसूत्र। इसको इंग्लिश में समझ, क्रोमैटिन तंतु या इसी को कहा जाता है क्रोमोसोम। क्या था, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाएगा। इस क्रोमोसोम की छोटी इकाई को ही उसके जीव का आनुवंशिक जीव की छोटी इकाई
जीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के मध्य में धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इस धागेनुमा संरचना को तंतु क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है। क्रोमैटिन तंतु की इकाई को ही गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र की छोटी इकाई को जीन कहा जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन कहलाती है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि 1909 में जॉनसन ने एक कारक की जगह जीन शब्द का प्रयोग किया था। आपको इसके पहले बता देगा कि जीन्स का प्रयोग किस प्रकार से किया गया था। सन 1933 में T.H. मॉर्गन ने सटन और बॉबेरी का गुणसूत्र से संबंधित होता है। मेंडल के सिद्धांतों की पुनर्खोज से आनुवंशिकी के गुणसूत्री सिद्धांत पर बल दिया गया। इस सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न है। गुणसूत्र एवं कारक द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र एवं जीन युग्मकों के निर्माण के समय में अलग अलग होते हैं। क्लास बहुत ही लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण पहला पार्ट क्या है, पार्ट 1 कहा जाता है कि इसके पार्ट 1 को इसी पर क्या किया जा रहा है, रोका जाए। इसकी पार्ट 2 में गुणसूत्र के जितने भी मुख्य विकार होते हैं तथा गुणसूत्रों की कमी से होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट रोग होते हैं सभी को इसके सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। आपके प्लेलिस्ट में इससे संबंधित जितने भी वन शॉट वीडियो हैं उसके लिंक को प्रोवाइड कर देंगे। वहां से लिंक से आप चले जा सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पर चैप्टर का नाम बाई टीच बाई कबीर सर डालेंगे तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा ऊपर ही। आप ऐसे ही, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग में जी थोड़ी मेहनत करिए। कम से कम आप लोग 7 से 8 घंटे अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब अब नहीं पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में 7 से 8 घंटे आज पढ़ाई कर लीजिए, या तो 12 से 14 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए। तो मजदूरी करके ज़िंदगी सवारी नहीं जा सकती है, लेकिन एक बार मेहनत कर कर आज हम लोग अपनी आने वाली ज़िंदगी को संवार सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद, टेक केयर। मिलते हैं कल इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट के को लेकर आएंगे, जिसको आप लोग पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करिए। हम न्यू एजुकेशन हब वाले हैं, ना तो थकते हैं ना तो रुकते हैं, सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।